दोस्तों 26 मई 2022 को पेश हुए उत्तर प्रदेश के बजट में रोजगार, शिक्षा, आधारहीन बुजुर्गों और लगभग सभी वर्गों को साथ देने का पूरा प्रयास किया गया है। और इस बजट का साइज याद रखना, ये जो बजट है वो कुल 6,15,518 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। और इस बजट में कई सारी मुख्य बातें हैं, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये समझिए कि सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए समाज कल्याण विभाग को 42,845 करोड़ रुपए का बजट जो है ये आवंटित किया है। तो पिछले यानी कि चुनावी बजट में 40,000 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने दिया था। और सरकार ने बुजुर्गों को लुभाने के लिए वृद्धावस्था पेंशन के लिए कुल 7,053.56 करोड़ रुपए दिए हैं। जो वृद्धावस्था पेंशन थी उसकी जो राशि थी पहले 500 रुपये थी, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 1,000 रुपये कर दिया गया है। तो सरकार ने 500 रुपये प्रतिमाह के बजाय 1,000 रुपये पेंशन की राशि कर दी है। और वृद्धावस्था पेंशन योजना में ही 56 लाख से अधिक बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन दिया जा रहा है। दिव्यांगजन पेंशन के लिए सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए दिए हैं और उसमें 11 लाख दिव्यांगजनों को 1,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन जो है वो मिलेगी। गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए सरकार ने बड़ा बजट दिया है। इस बार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सरकार ने 600 करोड़ रुपए दिए हैं। यदि पिछले बजट को देखा जाए तो इस योजना में सरकार ने केवल 250 करोड़ रुपए ही दिए थे। तो सरकार का लक्ष्य है कि इस बार बड़ी संख्या में सामूहिक विवाह कराए जाएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए कुल 1,213 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ओबीसी के जो छात्र हैं तो दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए सरकार ने 1,100 करोड़ रुपए दिए हैं। सामान्य वर्ग के छात्रों की दसमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। हाथ से मैला ढोने, मैनहोल की सफाई के दौरान दुर्घटना घटने पर मृत्यु पर क्षतिपूर्ति योजना के लिए सरकार ने 1.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो माध्यमिक शिक्षा के तहत शिक्षक चयन में साक्षात्कार की जो प्रक्रिया थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो इसके बाद कुल 40,402 शिक्षकों का चयन किया गया है। वहीं 7,540 नए पदों का सृजन किया गया है। तो 40,402 शिक्षक के पदों का सृजन किया गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। और 7,540 नए पदों का भी सृजन किया गया है। तो ये पद अब आने वाले दिनों में भरे जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए 10,000 नर्स के पद सृजित किए गए हैं। इन पर आगामी वर्षों में नियुक्ति दी जाएगी। तो शिक्षा क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कई बड़ी योजनाएं की हैं, जैसे कि आगामी 5 वर्षों में 2 करोड़ स्मार्टफोन या टैबलेट वितरित किए जाएंगे। इसके लिए 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। युवाओं के बीच उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के अंतर्गत 5 वर्ष में प्रत्येक जनपद में कम से कम एक तथा कुल 100 इनक्यूबेटर्स और 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य है। अभ्युदय कोचिंग के लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और ये कोचिंग आपके घर के करीब ही चलेगी। यानी कि हर ज़िले में कोशिश की जा रही है कि कम से कम एक अभ्युदय कोचिंग रहे, एक से अधिक भी अभ्युदय कोचिंग खोले जा सकते हैं। और इसके अलावा मैं बस यहाँ पर आपको मुख्य मुख्य बातें ही बताऊँगा। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं पूरे बजट के बारे में तो आज दोपहर तक एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा जो कि यूपी बजट पर स्पेशल वीडियो रहेगा। उसको देख लीजिएगा। आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के सारे पॉइंट्स, सारे एमसीक्यूज उसी में से मिलेंगे, तो उसको ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगभग 1 बजे के आसपास उपलब्ध करवा दूंगा। एमबीबीएस और पीजी पाठ्यक्रमों में सीटों की वृद्धि कर दी गई है। 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था इसके लिए की गई है। नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए और 45 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। प्रदेश के 14 जनपदों में निर्माणाधीन नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 21 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 113 करोड़ रुपए और 52 लाख रुपए की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। बेसिक शिक्षा के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कूल चलो अभियान के तहत कुल नामांकन का लक्ष्य जो है वो 2 करोड़ रखा गया है। तो अगर ये नामांकन हो जाता है तो डेफिनेटली शिक्षकों की मांग भी बढ़ेगी और नई शिक्षक भर्ती में नए पद भी ऐड हो सकते हैं।
कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के खाते में सीधे पैसे भेजने के लिए 370 करोड़ रुपए की जो राशि है ये प्रस्तावित की गई है। माध्यमिक शिक्षा में सैनिक स्कूलों के संचालन के लिए 98 करोड़ 38 लाख रुपए की व्यवस्था है। संस्कृत पाठशालाओं की अनुदान हेतु 324 करोड़ रुपए और 41 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। हायर एजुकेशन के लिए भी तमाम यहाँ पर नई योजनाएं स्टार्ट की गई हैं। राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूरा किए जाने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में 75 नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। तो डेफिनेटली यहाँ पर शिक्षक भर्ती भी होगी, यानी कि आने वाले दिनों में डिग्री कॉलेज में भी कई सारे शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। और बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर रोज़गार और शिक्षा से संबंधित डायरेक्टली नहीं है, तो यहाँ पर मैं बस आपको जो रोज़गार और शिक्षा से संबंधित बिंदु हैं सिर्फ उन्हीं पर कर रहा हूँ डिस्कस। पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा जो कि दोपहर तक आ जाएगा। तो देखिए, बजट का आकार याद रखिएगा। कुल बजट जो है ये 6,15,518 करोड़ रुपए का बजट है और इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए अहम घोषणाएं की गई हैं। तो यहाँ पर जो और भी मुख्य बिंदु हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि प्रदेश में निजी निवेश के माध्यम से 1,81,00,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। बात प्राइवेट जॉब की हो रही है। इसके साथ ही 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया। बीते 5 सालों में राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। राज्य में जून 2016 में बेरोजगारी दर 18% थी, जो अप्रैल 2022 में घटकर 2.9% रह गई है। बीते 5 सालों में कौशल विकास मिशन द्वारा लगभग 9.25 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न कार्यक्रमों में ट्रेंड किया गया है और 4,22,000 युवाओं को विभिन्न कंपनियों में सेवा योजित भी कराया गया है। तो आज के अखबारों में आप सारी हेडलाइंस देख सकते हैं। जो उज्ज्वला के लाभार्थी हैं उनको 2 सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा और इसी के साथ सिंचाई की सुविधा पर जोर, महिलाओं में सुरक्षा को दी जाएगी प्राथमिकता, युवाओं को 1,500 करोड़ रुपए की जो राशि आवंटित की गई है जिससे उनको मोबाइल फ़ोन और टैबलेट दिए जाएंगे। मेट्रो कानपुर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर मेट्रो परियोजनाओं को उड़ान देने के लिए भी सरकार ने बटुआ खोल दिया है और महाकुंभ के लिए भी 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो कई योजनाओं पर दोगुनी राशि खर्च करने की योजना भी यहाँ पर बनाई गई है। तो मिला जुला कर ये जो बजट है काफ़ी अच्छा बजट है। युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए 1,500 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो योजना है यानी कि प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। अगले 5 सालों में सरकार 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने जा रही है। अभ्युदय योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जिलों में होगा। इसके लिए 30 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 5 वर्ष में हर जिले में कम से कम एक और कुशल 100 इनक्यूबेटरों और 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, जिसका 50% पूरा भी हो चुका है। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपए जो हैं वो आवंटित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेन हेडलाइंस जो कि बजट से संबंधित है। इसके बाद क्रम से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबरों पे। तो माध्यमिक शिक्षा में साक्षात्कार न होने से पारदर्शी होगी नियुक्तियाँ। तो उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों के बजट में काफ़ी कुछ है। एक तरफ जहाँ माध्यमिक शिक्षा में साक्षात्कार को खत्म करने के फैसले की लोग सराहना कर रहे हैं, वहीं उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए तमाम प्रावधानों पर खुशी भी जताई जा रही है। तो यहाँ पर जो कम्पटिटिव स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ, ये बहुत अच्छी पहल है कि अगर इंटरव्यू नहीं होगा तो इसमें जो धांधली होती थी वो नहीं होगा और एक पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और ये जो फैसला है ये सराहनीय बताया गया। युवाओं को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और इलाहाबाद के ही माध्यमिक शिक्षा में एक अभ्यर्थी हैं धनंजय, उनका कहना है कि माध्यमिक शिक्षा में साक्षात्कार को खत्म करने के का प्रदेश सरकार का जो निर्णय है वो सराहनीय है। आगे बढ़ते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी पद पर 2,262 चयनित। तो यहाँ पर देखिए, कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। कुल 2,262 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनके प्रमाण पत्रों की अब जांच होगी। इसके बाद इनकी जो नियुक्ति होगी वो पक्की हो जाएगी। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में बीएड विषय के लिए चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों की काउंसलिंग भी जल्द स्टार्ट होने जा रही है। कॉलेज आवंटन को लेकर हाईकोर्ट में जो याचिका थी उसे अभ्यर्थी ने वापस ले ली है। तो बीएड के चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों की काउंसलिंग जल्द ही स्टार्ट की जाएगी।
और वहीं पर महाविद्यालयों में रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर 20 शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। शिक्षकों का ये कहना है कि जो अब एज होनी चाहिए वो 65 साल होनी चाहिए। तो 65 साल रिटायरमेंट की उम्र करने की मांग की गई है। याचिका दायर करने वालों में पीपीएन कॉलेज के डॉक्टर इंद्रजीत सिंह समेत 12 शिक्षक कानपुर के हैं। तो कानपुर विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष डॉक्टर बी.डी. पांडेय ने बताया कि प्रदेश के महाविद्यालयों में शिक्षकों की उम्र 62 पर निर्धारित है। उन्होंने बताया कि याचिका में कहा गया है कि यूजीसी ने 2010 में ही शिक्षकों को रिटायरमेंट की उम्र 65 साल कर दी है। उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश में पहले ही शिक्षकों की रिटायरमेंट एज 65 साल है। तो यहाँ पर यूपी में भी अब रिटायरमेंट एज को 65 साल किए जाने की मांग की जा रही है। और बीएचयू समेत 32 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सीयूईटी से होगा पीजी में जो प्रवेश होना है। तो बीएचयू समेत देश के 32 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रोग्राम में दाखिला कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीयूईटी की मेरिट स्कोर से होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सीयूईटी पीजी 2022 के माध्यम से सभी स्नातकोत्तर प्रोग्राम में दाखिले की अनुमति दी जा चुकी है। अब छात्र इस कोर्स में ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर सकते हैं। तो अगले वर्ष से कई अन्य विश्वविद्यालय भी इसमें शामिल हो जाएंगे। आपको बता दें यहाँ पर कि जिन 32 विश्वविद्यालयों में जो 32 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें सीयूईटी पीजी के लिए मंजूरी दी गई है, उसमें बीएचयू है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और इसके अलावा तमाम अन्य इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल हैं। तो इसके लिए आवेदन जो है वो चल रहे हैं। यूजीसी ने क्वाड फेलोशिप के लिए संस्थानों से मांगे आवेदन। तो यहाँ पर आप जानते हैं जो क्वाड कंट्रीज हैं जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए शामिल है। तो ये जो क्वाड देश हैं इन्होंने एक क्वाड फेलोशिप के लिए प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, जिसके लिए यूजीसी ने योग्य छात्रों से क्वाड फेलोशिप के लिए आवेदन मांगे हैं। आपको बता दें कि यूजीसी ने क्वाड फेलोशिप के लिए आवेदन मांगे हैं। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को इस संबंध में पत्र लिख दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में क्वाड देशों के नेताओं ने मंगलवार को फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। समूह के 4 सदस्य देशों की अगली पीढ़ी के वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी पेशेवरों के बीच संबंध स्थापित किए जाने के लिए तैयार किया गया है और यह अपनी तरह की पहली छात्रवृत्ति योजना है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीस शामिल हैं। तो यूजीसी ने नोटिस में लिखा है कि छात्र क्वाड फेलोशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस फेलोशिप कार्यक्रम के तहत अमेरिका के विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग व गणित यानी कि स्टेम विषयों से जुड़े शीर्ष विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की डिग्री के लिए पढ़ाई कराई जाएगी। इस फेलोशिप कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष 100 छात्रों को प्रायोजित किया जाएगा, जिसमें क्वाड के 4 देशों से प्रत्येक से 25-25 छात्र शामिल रहेंगे, यानी कि कुल मिला के 25 छात्र ही भारत से सेलेक्ट होंगे इस फेलोशिप के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रवक्ता, यांत्रिक अभियंत्रण और कर्मशाला अधीक्षक के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किए हैं 254 पदों के अंतिम चयन परिणाम। वहीं पर राज्य कृषि सेवा परीक्षा में चयनितों के अभिलेखों का जो सत्यापन है वो 30 तारीख से होने जा रहा है, 30 मई से। कर्मशाला और अनुदेशक, लौ कला और मशीन माप के जो इंटरव्यू होंगे वो 2 जून से स्टार्ट होंगे। प्रवक्ता कंप्यूटर के 11 पदों का जो परिणाम है ये जारी कर दिया गया है। ईडब्ल्यूएस के मकानों की रजिस्ट्री 500 रुपये में होगी। तो राज्य सरकार ने गरीबों को राहत देते हुए निजी बिल्डरों से ईडब्ल्यूएस मकान लेने वालों को 500 रुपये के स्टाम्प पर रजिस्ट्री की सुविधा दी है। इसके साथ ही शहरी विकास के लिए 300 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान भी बजट में किया गया है। तो शहरों के सुव्यवस्थित विकास के साथ ट्रांसपोर्टेशन में भी जोर दिया गया है। दुर्बल, अल्प, लघु और मध्यम आय वर्ग को अफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध कराने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग उपविधि 2021 जारी की गई है। इससे दुर्बल, अल्प, लघु और मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को उनकी आर्थिक क्षमता के अनुरूप जो भवन होंगे वो उपलब्ध रहेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि ईडब्ल्यूएस के लिए जो रजिस्ट्री होगी वो 500 रुपये में होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि मानक पूरे न करने पर 11 बीएड कॉलेजों का जो सत्र है वो इस साल शून्य रहेगा। इसमें एक कॉलेज CSJMU से संबद्ध कानपुर देहात का है। एनसीटी ने देश के सभी बीएड व डीएलएड कॉलेजों में परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट मांगी थी। इसमें कॉलेजों को शुरू से लेकर अंत तक रिपोर्ट देनी थी। कॉलेज की स्थापना कब हुई, मान्यता कब मिली, कितने शिक्षक छात्रों की संख्या समेत कई बिंदुओं पर जवाब मांगा गया था। देश भर के 6500 कॉलेजों ने रिपोर्ट नहीं भरी। एनसीटी ने ऐसे 1400 कॉलेजों को नोटिस जारी किया था, जिसमें एक कॉलेज कानपुर देहात का भी है।
इन कॉलेजों से मिले जवाब से संतुष्ट न होने के कारण एनसीटी ने इस पत्र का सत्र जो एनसीटी ने बीएड कॉलेजों का ये जो सत्र होगा वर्तमान, उसको शून्य करने का आदेश दिया है, निर्देश जारी कर दिया है। और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को राहत। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के खिलाफ चल रही अवमानना कार्रवाई 2 माह के लिए स्थगित कर दी है। कोर्ट ने यह आदेश सरकारी वकील द्वारा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई होने तक अवमानना कार्रवाई टालने के अनुरोध पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि एकल पीठ के फैसले को विशेष अपील में खंडपीठ ने सही करार दिया है और इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याची को 1 अंक देने का मामला है, यह बड़ी संख्या में चयनित लोगों को प्रभावित कर सकता है। तो कोर्ट ने अवमानना याचिका को 2 माह बाद पेश करने का निर्देश देते हुए कहा है कि राज्य सरकार एसएलपी की स्थिति की अगली सुनवाई पर जानकारी दे। तो मामला यहाँ पर था कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो 1 अंक के लिए उन्होंने याचिका डाली है और उस पर जो अभी मैटर है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो सचिव के ऊपर जो एक अवमानना की कार्रवाई होनी थी उसको 2 माह के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।